हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दे रखा है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो जो बालक का विकास होता है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो वो आपका गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है। तो जो हमारी 5 से 12 वर्ष तक की आयु होती है उसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था के नाम से। ध्यान कितना है? 5 से 12 वर्ष की आयु। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किशोरावस्था की जो किशोरावस्था होता है उसका आरंभ कब से होता है? तो 12 वर्ष की आयु से उसका आरंभ हो जाता है और कितने वर्ष तक चलता है? लगभग 18 वर्ष तक। यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष जो एज होती है वो हमारी किशोरावस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर हम मनोविश्लेषण विधि की जन्मदाता की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखेंगे। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्रायड जी को। प्रश्न नंबर 5, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हम पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? बाल मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो जो तार्किकता का अभाव होता है किस उम्र तक होता है? जब वो 7 उम्र तक यानी कि 7 वर्ष तक का बच्चा होता है तब तक उसमें तार्किकता का अभाव होता है। उसके बाद उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाती है। प्रश्न नंबर 7, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का अगर जनक आपसे पूछता है तो आप बताएंगे किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अन्वेषण विधि की अगर बात करता है तो आर्मस्ट्रांग को अन्वेषण विधि का प्रतिपादक माना जाता है। प्रश्न नंबर 9, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। तो जो अन्वेषण विधि होती है हम उसको विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानते हैं। अन्वेषण विधि को विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे जीन पियाजे साहब हैं उनको बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। तो जीन पियाजे आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 11, वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं का घटाव के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी होती है? तो जो हमारी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारा तार्किक से रिलेटेड होता है। उसमें बच्चा आपका तर्क करने लगता है, यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख तार्किक या संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है आपका, मन का मानचित्रण संबंधित है किससे है? मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। प्रश्न नंबर 13, कहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है कहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं? तो आपको मालूम होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के में अगर हम उसके संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमको सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय और कक्षा में ही हम बता पाएंगे और जान सकेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे साहब को। प्रश्न नंबर 15, या किसने कहा था कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश खेल के माध्यम से सीखता है? तो स्ट्रिंग ने बोला था कि जो शिशु होता है अपने संसार के बारे में अधिकांश जो होता है खेल के माध्यम से ही सीखता है।
प्रश्न नंबर 16, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन आपका संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। प्रश्न नंबर 17, किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वय समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी किस अवस्था में जो बच्चे होते हैं समन्वय से समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो आपको मालूम होगा किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 18, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं दिया, 4 अवस्थाओं के बारे में किसने दिया था? तो उसको जीन पियाजे ने दिया था, उसको ध्यान में रखना है। संवेदीगामक आपका 3-4 प्रश्न दिए थे, उसके बारे में बताया था जीन पियाजे साहब ने। प्रश्न नंबर 19, परिवार एक साधन है। तो उसका उत्तर क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। प्रश्न नंबर 20, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों में जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसको किस रूप में विकसित कर सकता है? तो उसको आदर्श रूप से वार्ताव करके वो कर सकता है। आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकेगा। प्रश्न नंबर 21, मनोविज्ञान के जनक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। प्रश्न नंबर 22, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ था। जो मनोविज्ञान में उसका प्रारंभ में क्या अर्थ था? तो उसको प्रारंभ में बोला जाता था आत्मा का विज्ञान। प्रश्न नंबर 23, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई है? तो जो दर्शन शास्त्र है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 24, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो अगर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की बात करता है तो आपको बताना है विलियम वुड्स को। प्रश्न नंबर 25, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो विधायक विज्ञान है ये। प्रश्न नंबर 26, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है? तो पोम्पुलनाजी ने मनोविज्ञान का मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना है। प्रश्न नंबर 27, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है या कथन है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये किसने बोला था? वाटसन ने बोला था। प्रश्न नंबर 28, मनोविज्ञान अनुभव और विकास का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो अनुभव और व्यवहार की बात करता है। तो व्यवहार और अनुभव अगर आ जाता है तो इसमें आ जाते हैं स्किनर साहब। इन्होंने चूहों पे अपना प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 29, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, कब हुई थी? 1900 में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 30, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। तो सबसे पहले जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक साहब को। प्रश्न नंबर 31, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक है। अगर व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक पूछा जाता है तो आपको बताना होगा वाटसन को। वाटसन ने ये बोला था कि अगर हमको एक बच्चा दीजिए तो मैं उसको जिस प्रकार से चाहूँ उस प्रकार से उसको बना सकता हूँ। प्रश्न नंबर 32, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? तो खेल की जो अवधारणा है शिक्षा जगत में आई है उसको देने वाले थे फ्रोबेल साहब। प्रश्न नंबर 33, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, जो हम लोग पढ़ते हैं LKG और UKG, ठीक है। यानी यहाँ पे KG का मतलब क्या होता है? ये होता है किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन। यहाँ पे लोअर यानी कि लोअर KG आपका हो जाता है, यानी अपर KG होता है, यानी कि लोअर की बात कर रहा है किंडरगार्टन। और यहाँ पे आपका अपर KG यानी कि किंडरगार्टन। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो K और G का मतलब होता है उसका नाम है, किसी वैज्ञानिक का नाम है, और वैज्ञानिक कौन है? किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन, इसको आपको ध्यान रखना है। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? वो फ्रोबेल साहब थे। प्रश्न नंबर 34, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। प्रश्न नंबर 35, फ्रोबेल किस देश के निवासी थे? तो फ्रोबेल आपके जर्मनी के निवासी थे। प्रश्न नंबर 36, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया?
संरचनात्मक की बात करता है तो आपको ध्यान रखना है ब्रूनर साहब। प्रश्न नंबर 37, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, यह कथन किसने कहा था? किसने बोला था? एबिंगहास ने बोला था। एबिंगहास ने इसको बोला था कि जो मनोविज्ञान का अतीत है वो लंबा है परंतु इसका इतिहास जो है ये छोटा है। एबिंगहास। प्रश्न नंबर 38, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? तो मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई हम मानते हैं व्यक्तिक इकाई हमारी जो मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई कहलाती है। प्रश्न नंबर 39 है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने इस परिभाषा का समर्थन किया? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इस परिभाषा का समर्थन करने वाले थे जेम्स साहब, विलियम्स जेम्स। प्रश्न नंबर 40, प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान है। तो जो पहला जो कड़ी होती है, पहला सोपान होता है प्रयोगात्मक का, सबसे पहले आपको समस्या पता होनी चाहिए। अगर आपको समस्या पता है तो तभी आप उसको प्रयोग करेंगे। इसलिए जो प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान होता है वो क्या होता है? समस्या होता है। प्रश्न नंबर आगे बढ़ जाता है 40 के बाद। फर्स्ट है यहाँ पे, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा था स्किनर साहब ने। प्रश्न नंबर सेकंड है, किसी बच्चे की आयु बढ़ने के साथ साथ चिंतन में कितनी प्रधानता बढ़ जाती है? तो किसकी प्रधानता यहाँ पे किसकी प्रधानता बढ़ जाती है? तो अगर चिंतन के साथ साथ उसको तर्क करने की भी जो प्रधानता होती है वो बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना को मानसिक हस्त व्यापार किसने माना है? तो उत्तर में लिखेंगे बुटवर्थ ने माना है इसको। प्रश्न नंबर 4, किसी बालक के अपराधी बनने का सबसे प्रमुख कारण है? कोई बालक है वो अपराधी बन जाता है, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? अनुशासनहीनता। अगर अनुशासनहीन है तो कहीं ना कहीं वो अपराधी बन सकता है। प्रश्न नंबर 5, किसी बालक के मानसिक विकास में बाधक प्रमुख तत्व है? तो हीनता की जो ग्रंथि होती है, हीनता की भावना होती है, तो किसी बालक के जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है कि उसमें बाधक का प्रमुख तत्व माना गया हीनता को। प्रश्न नंबर 6, सीखने के तत्परता नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो तत्परता की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक साहब ने किया था। प्रश्न नंबर 7, एक अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता है? तो अगर आपको किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार से करेंगे? तो उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे करके, यानी कि कोई प्रश्न देंगे उसके 4 ऑप्शन दे देंगे A, B, C और D। ये जो मूल्यांकन होता है कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट माना गया है, तो इसीलिए बोला जाता है जो वस्तुनिष्ठता का जो मूल्यांकन होता है वो सबसे प्रमुख माना जाता है और विशेष माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, किस वैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल ने इसे बोला है। स्टैनले हॉल ने जो हमारा किशोरावस्था होता है कैसी अवस्था होती है? उथल पुथल की अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 9 है, किस वैज्ञानिक के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है? तो बुटवर्थ ने ये चीज़ बोला था कि जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो अगर हम प्रतिभाशाली बालक की बात करते हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि होती है 120, जो IQ बोलते हैं हम, वो कितनी होती है? 120 से अधिक होती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न नंबर 11 है, यानी कि 60 क्वेश्चन के 50 के क्वेश्चन के आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि सबसे पहले वो जो विद्यार्थी है उनकी कठिनाइयों को दूर करें। प्रश्न नंबर 12 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करता है? तो स्वतंत्र अध्ययन में। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो उसकी उपेक्षा करेंगे। प्रश्न नंबर 15, एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है अज्ञानकारिता। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कि
व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। प्रश्न नंबर 17, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेंगे। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको हम बोलते हैं खिलौनों की आयु। प्रश्न नंबर 18, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है? तो द्रव्यमान और संख्या के बारे में वो जब उत्तर बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो भौतिक के जो आपके द्रव्यमान होता है और संख्या होता है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में वो समझने लगता है। प्रश्न नंबर 19, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है? कितना है? नाम मात्र की। प्रश्न नंबर 20, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा होता है? तो इदम। प्रश्न नंबर 21, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्थाएं होती है, मूर्त, अमूर्त, संवेगी और आपका संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 22, एक शिशु शब्दों का उच्चारण करना कब से प्रारंभ करता है? तो लगभग वह 3 वर्ष का जब एक शिशु हो जाता है तब वो शब्दों का जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 23, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो लगभग 350 ग्राम जो होता है उस समय शिशु का मस्तिष्क का भार होता है, लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है तो 1400 ग्राम के आसपास वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का भार होता है। प्रश्न नंबर 24, बालकों में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कब होता है, किस वर्ष में होता है? तो 11 वर्ष की आयु में होता है। प्रश्न नंबर 25, शिशु क्रोध एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार में विभेद प्रारंभ कर देता है? तो किस अवस्था में जो शिशु होता है वो क्रोध एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार में विभेद करना प्रारंभ कर देता है? तो जब शैशवावस्था में पहुँचता है तो उसमें क्या करता है, इसमें क्रोध आता है और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना वो प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 26 है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो जो दांत हमारा होता है जो बच्चों का वो जन्म से ही बनना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 27, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो जो हमारा बाल्यावस्था होता है उसमें हमारा जो मानसिक विकास होता है बहुत ही तीव्र अवस्था में होता है। प्रश्न नंबर 28, एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? तो लगभग 20 से 22 इंच माना जाता है। तो जो ऑप्शन दोनों में से आपको मिलेगा उसमें से आप डालिएगा, अगर 22 लिखा होगा तो 22 पे लिखिएगा, ठीक है, अगर 20 होगा तो 20 इंच, दोनों में से सही है दोनों। प्रश्न नंबर 29, अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं? तो जो अस्थायी 2 दांत होते हैं इसको दुधमुहा दांत कहते हैं, वो हमारा 6 से लेकर के 8 माह में निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये कितने होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या टोटल होती है 20 दांतों की। 20 दांत होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 30, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो वंशक्रम की बात करते हैं तो मेंडल साहब है। प्रश्न नंबर 31, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलता है वंशानुक्रम। ये तो सबको पता होगा, बच्चा जानता होगा। प्रश्न नंबर 32, अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं? तो जो अनुवांशिकता के मूल संवाहक किसको माना जाता है? जीन्स को माना जाता है। ये पहनने वाला जीन्स नहीं है, वो लोग जो बॉडी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 33, बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो जो हमारे वंशानुक्रम होते हैं उसकी वजह से। प्रश्न नंबर 34 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है? बुटवर्थ का। प्रश्न नंबर 35, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? तो जो बालक होता है सर्वप्रथम क्या करता है? भाव प्रदर्शन करता है।
प्रश्न नंबर 36, डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? जो डीवी हैं, डीवी साहब है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो सीखने का आधार किसे मानते हैं? तो क्रियाओं को सीखने का आधार मानते हैं। प्रश्न नंबर 37, अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है अधिगम इसकी कथन है गेट्स साहब का। प्रश्न नंबर 38, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए? तो अगर हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो उन्होंने 5 नियम दिए थे। ठीक है, कितने नियम दिए थे? टोटल 5 नियम। प्रश्न नंबर 39 और लास्ट प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो अभ्यास नियम पर यह चीज़ आधारित है। कोई अगर हम चीज़ दोहराते हैं बार बार तो उसका जो संबंध होता है क्या होता है? दृढ़ हो जाता है। अपने कहावत भी सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी जावत जात के सिल पर पड़त निशान। तो यानी कि कितनी भी अभ्यास करते रहोगे तो वो चीज़ दृढ़ हो जाएगा, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो उसी के साथ आपको लगभग आपने देखा 90 प्रश्न आपने यहाँ पे देख लिए, लगभग 89 के आसपास आपके। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।